हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, वो भी उस समय जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था। जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। गांधी जी के इस कार्य से लगभग सभी भारतीयों का मनोबल टूट जाता है और उनका गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट समाप्त हो जाता है। गांधी जी के द्वारा अपनी जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करने के लिए इन 11 सूत्री मांगों को रखा जाता है, जिसमें किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग और आम जनता को विशेष रूप से फोकस किया जाता है, जिससे भारत के लगभग सभी वर्ग फिर से गांधी जी के फेवर में आ जाते हैं और उनके साथ आंदोलन करते हैं। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में पहला था भू राजस्व में 50% की कमी, भू राजस्व में 50% की कमी। दूसरा था नमक कर कम करो और नमक पर एकाधिकार समाप्त हो। उस टाइम नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था। वहीं इसके विरोध में गांधी जी क्या कहते हैं कि नमक पर एकाधिकार समाप्त हो। तीसरा था विदेशी आयात कम किया जाए और विदेशी वस्तुओं पर संरक्षणात्मक कर लगे या कहीं न कहीं इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चौथा था भारतीय जहाज रानी को संरक्षण और समुद्री तट संरक्षण, जो भारतीय जहाज रानी है उसको संरक्षण दिया जाए और समुद्री तट संरक्षित किया जाए। पांचवा था रुपए की विनिमय दर घटाई जाए, रुपए की विनिमय दर घटाने से जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो फॉरेन में भी बिक सकते हैं। छठा क्या है, सिविल सर्विसेज प्लस सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए। उस टाइम जो सिविल सर्विसेज यानी आईएएस आईपीएस टाइप के जो भी सर्विसेज थे और सेना, उसमें बहुत अधिक खर्च की जाती थी। यही कारण है कि गांधी जी के द्वारा अपने 11 सूत्री मांगों में इसको शामिल किया जाता है कि आप इनके सिविल सर्विसेज और सेना के खर्च पर लगभग 50% की कमी करें और ये पैसा जनता के बेसिक नीड पर खर्च करें। उस टाइम जो जनता का बेसिक नीड है उस पर खर्च करें। सातवां है नशीली वस्तुओं और मद्यपान पर रोक। आठवां है राजनीतिक बंदी रिहा हो, लेकिन वो जो गैर हिंसक है यानी जो मर्डर वगैरह नहीं किया है उन बंदियों को रिहा कर दिया जाए। नौवां है शस्त्र कानून में परिवर्तन लाया जाए। शस्त्र कानून लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और उसमें क्या था, भारतीयों को हथियार रखने का परमिशन नहीं रहता था। यही कारण है कि गांधी जी के द्वारा अपने 11 सूत्री मांगों में शस्त्र कानून को परिवर्तन करने की बात कही जाती है और वो कहते हैं कि उनके द्वारा भारतीयों को भी हथियार रखने का परमिशन दिया जाए। उस टाइम केवल उन्हीं लोगों को हथियार रखने का परमिशन था जो अंग्रेज थे या फिर जो अंग्रेजों की क्या करते थे, चापलूसी करते थे, बस उन्हीं को हथियार रखने का अधिकार था। 10वां था डाक आरक्षण बिल पास हो। वहीं 11वां क्या था, सीआईडी अथवा गुप्तचर विभाग परिजन यानी लोगों के जन नियंत्रण में हो। उस टाइम जो गुप्तचर विभाग था वो कम्प्लीटली अंग्रेजों के फेवर में काम कर रहा था। यही कारण है कि गांधी जी के द्वारा अपने 11 सूत्री मांगों में इसको भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि गुप्तचर विभाग को जन नियंत्रण में कर दिया जाए। इन 11 सूत्री मांगों को गांधी जी के द्वारा लास्ट जनवरी, कहीं कहीं 30 जनवरी लिखा गया है और कहीं कहीं 31 जनवरी यानी जनवरी के अंतिम महीने, जनवरी के लास्ट में 1930 ईस्वी में यंग इंडिया में, ये गांधी जी की एक पत्रिका है, कौन है, यंग इंडिया, ये इंग्लिश भाषा में पब्लिश की जाती है। तो अपने ये जो 11 मांगे हैं उनको अपनी पत्रिका यंग इंडिया में पब्लिश करते हैं और बाद में 2 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा
वायसराय लॉर्ड इरविन, उस टाइम भारत में किसका शासनकाल था? लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन के पास एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ये लिखा कि अगर आप हमारे इन 11 सूत्री मांगों को मान लेते हैं तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। तो वो लोग कहाँ मानेंगे? वो लोग नहीं मानते हैं, वो 10 दिन तक वेट करते हैं। गांधी जी के द्वारा 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक चिट्ठी भेजी जाती है लॉर्ड इरविन के पास, और 10 दिन के बाद, 10 दिन वेट करने के बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च निकाला जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की पैदल यात्रा रहती है, जिसमें स्टार्टिंग में केवल 78 अनुयायी, कितने? इसमें स्टार्टिंग में केवल 78 अनुयायी थे और ये प्रतिदिन 10 मील, कितना? प्रतिदिन 10 मील चलते थे और इनके ये 24 दिन तक चले थे। कितने दिन? 24 दिन चलने के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंच जाते हैं। 24 दिन चलने के बाद स्टार्टिंग में इनके साथ केवल 78 अनुयायी थे और कहा जाता है कि उस टाइम जो 78 अनुयायी के साथ चलते हैं तो वो इनका मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से को कवर करते हुए चले। तो कहा जाता है कि उस टाइम की जो मीडिया थी वो इस बात को इतनी अच्छे से पब्लिश करती थी कि जिस गांव में उनको जाना रहता था वहाँ गांव के सारे लोगों को पता हो जाता था कि आज गांधी जी हमारे गांव से जाएंगे। तो उससे क्या होता था कि दूर दूर से जितनी भी मतलब जनता पार्टिसिपेट हो सकती थी, जो भी किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग और जो भी आम जनता थी, जितने भी लोग पार्टिसिपेट हो जाते थे वो सारे लोग क्या करते थे? उस यात्रा में शामिल होने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी चलते हैं और दांडी पहुंचते पहुंचते यही लगभग 24 दिन की यात्रा रहती। 24 दिन इनके जो यात्रा है वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं और लास्ट में दांडी पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। और उस टाइम अमेरिकी पत्रकार कौन था? वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था जो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को मीडिया के द्वारा पूछा जाता है गांधी जी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप चाहते क्या हैं जो आप दांडी यात्रा निकाले हैं? तो गांधी जी के द्वारा बड़ी ही बुद्धिमानी से या मतलब आंसर किया जाता है कि यह शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई है, यह शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई है और मैं इस दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ। ये सबको पता थी उस टाइम ये सबको पता थी कि जो अंग्रेज है वो बहुत बड़ी शक्ति है और उससे जीतना इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि उस टाइम अंग्रेजों के लिए बोला जाता था कि अंग्रेजों के लिए कभी सूर्य नहीं डूबता है, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में लगभग सभी स्थानों पर अंग्रेजों का कहीं ना कहीं कॉलोनी थी ही। मतलब अगर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वो कॉलोनी रहती थी। यही कारण है कि अंग्रेजों के लिए बोला जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबता नहीं है। गांधी जी के द्वारा मीडिया को यह आंसर किया जाता है कि यह शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई है, मतलब हम अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं और इस लड़ाई में मैं दुनिया की सहानुभूति या फिर पूरी दुनिया का साथ चाहता हूँ। ये गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुबह 6:30 बजे मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुबह 6:30 बजे मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया जाता है। इस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस किससे करते हैं? इस यात्रा की तुलना यानी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के साथ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के साथ किसके द्वारा की जाती है? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। इसमें सर्वाधिक सत्याग्रही कौन थे? दांडी मार्च या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक सत्याग्रही गुजरात के, फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र के और उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट हैं जिसमें सर्वाधिक संख्या में सत्याग्रही पार्टिसिपेट होते हैं। और मणिपुर में नागा महिला गोडनल्लू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। मणिपुर
उस टाइम जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया जाता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुबह 6:30 बजे गांधी जी क्या करते हैं, मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून तोड़ते हैं और नमक कानून तोड़ने के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग करते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते समय गांधी जी के द्वारा यह कहा जाता है कि आप लोग जितने भी इंडियंस हैं वो सभी क्षेत्रीय लेवल पर, कितने रीजनल लेवल पे क्या करिए, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने क्षेत्र पर इस आंदोलन को मतलब चलाइए, इस आंदोलन को चलाइए। ऐसा नहीं कि ये सारा मतलब जो नेतृत्व है सिर्फ मेरे हाथों में, वो सब जितना जिससे हो सकता है इस आंदोलन को चलाने के लिए अपना पार्टिसिपेट दें। तो यहाँ मणिपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नागा महिला गोडनल्लू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कहाँ पर, मणिपुर में। वहीं तमिलनाडु के तंजौर तट से सी राजगोपालाचारी जिसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ पर मतलब या फिर नमक कानून राजा जी के द्वारा तोड़ा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसने, महिलाओं और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं मुस्लिम लीग इस आंदोलन में तटस्थ रही। क्यों तटस्थ रहेगी, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसको नहीं मांगा गया था और बाकी जो अलग से पाकिस्तान की मांग करते हैं उसको भी अस्वीकार किया जाएगा, इन सबको नहीं शामिल किया जाता है। मतलब यही रीजन है कि मुस्लिम लीग तटस्थ रही। जहां असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम लीग तटस्थ दिखती है। वहीं पर एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। यहाँ पर लाल कुर्ती मतलब इस संगठन के लोग लाल कुर्ती मतलब लाल रंग के कपड़े पहनते थे। यही कारण है कि इसका नाम लाल कुर्ती संगठन रखा गया। इस संगठन का नेतृत्व करता कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये गांधी जी के आइडियोलॉजी के फॉलोवर थे। क्या, गांधी जी के आइडियोलॉजी के फॉलोवर थे और भारत बंटवारे के विरोधी थे। ये भारत का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और जब 1947 ईस्वी में भारत का बंटवारा हो जाता है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इससे बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर क्या कहते हैं कि मुझे आज सच में शर्म आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया वह हमारे साथ गद्दारी है। मुझे आज सच में शर्म आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो किया वह हमारे साथ गद्दारी है और हमें भूखे भेड़ियों के साथ फेंक दिया। भूखे भेड़ियों मतलब हमें पाकिस्तान के साथ जो भेज, तो पाकिस्तान को खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा भूखे भेड़ियों की संज्ञा दी जाती है कि हमें भूखे भेड़ियों के साथ फेंक दिया। और इनकी मृत्यु के बाद इनको ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में दफनाया गया, बल्कि इनको अफगानिस्तान के क्षेत्र में दफनाया गया। और इनकी मृत्यु के बाद ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। पहले विदेशी हैं जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें खुदाई खिदमतगार से भी जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी ये फैक्ट थे या फिर जितनी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी के 11 सूत्री मांगों से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था नमक कानून तोड़ने के साथ साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए गांधी जी को प्रेरणा किससे मिली थी, तो यह किससे मिली थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थूरियों से। किससे, थूरियों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध की गई थी, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमक कर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, नमक कर के विरुद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकलते हैं और
24 दिन में, 24 दिन यानी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी का 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुबह 6:30 बजे मुट्ठी भर नमक के साथ गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसके द्वारा किया गया? दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। जब पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न दिया गया था, 2 जनवरी 1954 को जब फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ये 3 लोगों को 1954 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल हैं। कौन? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के साथ किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा के साथ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं, यानी पहली भारतीय महिला हैं जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। और इस टाइम कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हो रहा था। कहाँ पर? कानपुर में हो रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया जाता है और इसमें लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और इसमें पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की जाती है फर्स्ट टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ने के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय गांधी जी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यरवदा जेल में। कहाँ? यरवदा जेल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर है अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती संगठन के नेता थे। लाल कुर्ती संगठन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो है भारत विभाजन के विरोधी थे और गांधी जी के आइडियोलॉजी पर चलने वाले थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का या फिर जो नमक कानून है उसको संचालित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रानी गोजनल्लू के द्वारा।
मणिपुर में, कहाँ पर, मणिपुर में जियातरंग आंदोलन का नेतृत्व रानी गोइडिनल्लू के द्वारा किया जाता है और इन्हें रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।